हाँ, तो स्टूडेंट बात हो रही थी रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें मेन फैक्टर है रेजिस्टिविटी, फिर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि देखिए रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अब देखें फॉर्मूला क्या है, रॉ एल अपॉन ए। अब मैं अगर रॉ की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखिएगा रुकावटें बढ़ जाएंगी। ठीक, यानी कि अगर मैं रॉ की वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, यानी कि देखिए यहाँ से मैं रॉ की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं रॉ की वैल्यू कम करूँगा तो देखें ये रुकावटें जो है ये कम हो गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये कॉपर की रेजिस्टिविटी है, ठीक, कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एल्युमिनियम की थोड़ी और ज़्यादा होगी। सही है, स्टील की और ज़्यादा होगी, और यानी कि टंगस्टन की और ज़्यादा होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा कि रुकावटें बढ़ती जाएंगी। तो ये तो देखें किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। अगर हम बाजार से गए कॉपर का वायर खरीद के गए तो उसका मतलब है उसकी रेजिस्टिविटी की एक मखसूस वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम का या सिल्वर का वायर ले आए तो उसकी भी रेजिस्टिविटी की अलग वैल्यू। तो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब वायर खरीदना हो तो उस वक्त हमारे जहन में रेजिस्टिविटी की वैल्यू होनी चाहिए। बहरहाल बाकी दो फैक्टर्स हैं लेंथ और एरिया, ये हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सही है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और लेंथ ऑफ वायर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है, लेंथ ऑफ वायर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ ऑफ वायर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या है कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ तो देखिए रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर मैं एरिया कम कर रहा हूँ, यानी कि बारीक पतला वायर यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, तो बिल्कुल इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें हैवी करंट चाहिए होता है वहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा थिक वायर यूज करते हैं। ठीक, जहाँ पे भी जैसे एसी है, फ्रिज है, और इलेक्ट्रिक आयरन है, और वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ पे हमें जो है वो थिक वायर यूज करते हैं। घर के अंदर जो 3 पिन प्लग होता है, इसका मतलब है कि उसके पीछे जो है वो थिक वायर मौजूद है, जब भी उसमें से हैवी करंट पास हो सकता है। बाकी जहाँ पे हमें कम करंट की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम थिन वायर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल का चार्जर देख लें आप, क्योंकि वहाँ पे आपको करंट कम चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल थिन वायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें डिपेंड करता है कि हमें करंट कितना चाहिए किसी भी जगह के लिहाज से। ठीक, तो ये जो है मुझे मतलब ये फाइल देख के आपको जहन में बैठ जाएगा कि एक रेजिस्टिविटी होती है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। बस ये याद रखिएगा। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन की, कि रेजिस्टिविटी होती क्या है दरअसल, और इसको मालूम कैसे किया गया। देखिए डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट लेंथ। यानी कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मालूम करने के लिए हमने क्या किया, एक जैसा एरिया यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अगर मैं ऐसा यूनिट में बात करूं तो लेंथ भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है। ठीक, और हाइट भी 1 मीटर है। ठीक, ऐसा हमने रेक्टेंगुलर क्यूब लिया है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर है। अब उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो दरअसल कहलाएगी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। और ये हमने दुनिया के तमाम कंडक्टर्स की मालूम करके पहले से रखी हुई है, और आपकी बुक में इसका चार्ट भी मौजूद है। तो ये चार्ट हमने वहीं से बनाया, यानी कि इसको हमें बार बार मालूम करने की जरूरत नहीं है। हमने तमाम वैल्यूज मालूम करके एक जगह रख दी,
कि हर एक की रेजिस्टिविटी इतनी है, ठीक। यानी कि हमने क्या किया, मीटर क्यूब की हमने सिर्फ रेजिस्टेंस मालूम कर ली तो रेजिस्टिविटी आ गई, ठीक। तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। ये डेफिनेशन जो है वो एमसीक्यूज में ज्यादा पूछी जाती है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड। तो यहाँ भी ये वाली आपको दोनों वैसे तो याद होनी चाहिए। यानी कि हम अगर ये कहते हैं कि एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 × 1 × 1, यानी कि 1 मीटर क्यूब। इसलिए ये डेफिनेशन आई है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, RA/N, क्योंकि R का फॉर्मूला है रॉ L/A। तो अगर हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया RA/N। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। कैसा आया, R की जगह ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होके रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर, ठीक। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो मैंने बताई कि कॉपर की वैल्यू अलग होगी, सिल्वर की वैल्यू अलग होगी, स्टील की वैल्यू अलग होगी, टंगस्टन की अलग होगी। इट मींस पहली चीज जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वो जो मैंने रुकावट है अभी आपको दिखाई थी वो क्या होता है, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती रहती है टेम्परेचर में इजाफे के साथ, जिससे रेजिस्टिविटी दरअसल बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यानी कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब देखिए होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती रहती है और बढ़ने की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो जो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो चार्ज मूव कर रहा है वो टकराता ज्यादा है और जितना ज्यादा टकराएगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक। यहाँ पे तो हम उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि हमने क्या कहा, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर आल्सो हैज इंक्रीज। टेम्परेचर में इजाफे से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन गया तो वो पहले यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से टकराया, तो इसकी कोई डायरेक्शन मतलब जा वो आगे रहे लेकिन टकरा टकरा के जा रहा है और जितना ज्यादा टकराएगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। ये कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, सही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि ज्यादा हो जाएगी कब, जब टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है इसका मतलब है वाइब्रेशन ज्यादा है। वाइब्रेशन ज्यादा किस सूरत में होगी, ये जो मैंने रास्ता बताया ये टकरा टकरा के चार्ज मूव कर रहा है और इसी को दरअसल हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने एक रैंडमली शेप बना दी है। वैसे तो देखें जहां जहां इलेक्ट्रॉन टकराएगा, जितना ज्यादा टकराएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जब टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस क्यों चेंज होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, एमसीक्यूज किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए
तो अगर हम कहें आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने कह दिया आर नॉट। ये थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा। आर टी जो है वो रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर टी है, और हर मटेरियल की रेजिस्टेंस एक खास रेट से बढ़ती है, और वहां पे हमें जरूरत पड़ती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कहते हैं उसको। हम किससे जाहिर करते हैं? अल्फा से। इसके बारे में अभी इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेशन फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल रेजिस्टेंस के और चेंज इन टेम्परेचर के। तो अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लेंगे तो रेजिस्टिविटी की फॉर्म में ये आ जाएगा रॉ टी इज इक्वल टू रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी। तो ये जो है ये आपको, तो ये जो है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी ये आ जाएगा। यानी कि इससे पता चलता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन दरअसल रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी करती है। ठीक है जी, सही है। तो इसमें इस फॉर्मूले को देख लें, इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इस तरह के फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने चैप्टर 11 में भी किए थे, अगर आपको याद हो। एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब वहां पे मैं कैलकुलेशन सिखा चुका था, यहाँ पे अभी मैं चेक करूंगा कि आपको कैलकुलेशन आई कि नहीं है। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसी का नाम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग चीजें। बहरहाल, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक अल्फा आपने पढ़ा था चैप्टर 11 में लीनियर एक्सपेंशन, तो वहां पे क्या था? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, वो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन रेजिस्टेंस। सही है, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी। हाँ जी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। तो क्या डेफिनेशन है? एक मिनट। तो डेफिनेशन क्या आ गई? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस चेंज होती है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू भी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। यानी कि अगर मैं कॉपर की वैल्यू लूं तो वो 0.0039 के करीब बनती है। टंगस्टन में ये 0.0045 तक बनती है। इसी तरीके से डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, आर टी आपको पता है फाइनल रेजिस्टेंस है, आर नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस है, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। और इसका जो यूनिट है वो बनेगा केल्विन इनवर्स। क्या बनेगा? केल्विन इनवर्स। अब हम कहेंगे कि कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यानी कि कंडक्टर का मतलब, जैसे कॉपर में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एल्युमिनियम के लिए पॉजिटिव होगी, टंगस्टन के लिए पॉजिटिव होगी। ये सारे मेटालिक कंडक्टर्स हैं, इनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेमीकंडक्टर जो आपने चैप्टर 16 में शायद पढ़ा हो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उसमें क्वालिटी क्या है उनकी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन
एमसीक्यूज में आ सकता है कि किसके लिए नेगेटिव होती है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है जी। अब जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के लिए मैं दो दो मिनट यानी कि 5-6 क्वेश्चंस हैं। पहली स्क्रीन में तकरीबन 2 मिनट बाद हटा लूंगा, दूसरी स्क्रीन भी 2 मिनट बाद, तीसरी स्क्रीन भी 2 मिनट बाद। 6 क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन ए पार्ट में टेम्परेचर, बी पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेटल, सी पार्ट में लेंथ ऑफ मेटल और डी पार्ट में ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए आपको पता हो, देख लें, अंदाजा कर लें। दूसरा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज, ए पार्ट में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, बी पार्ट में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और सी पार्ट में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट इन द वायर और डी पार्ट में है बोथ ए एंड बी। तो ये दो सवाल हैं। मैं एक मिनट गुजर चुका है, 1 मिनट बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आऊंगा। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 5 माइक्रोकूलम, हाउ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ए पार्ट में है 5 इंटू 10 raised to the power -6 एम्पेयर सेकेंड, बी पार्ट में है 5 इंटू 10 raised to the power 6 एम्पेयर सेकेंड, सी पार्ट में है 5 इंटू 10 raised to the power -6 कूलम सेकेंड और डी पार्ट में है 5 इंटू 10 raised to the power 6 कूलम सेकेंड। अब ये आपको बताना है कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इसको हम कैसे जाहिर करेंगे। ठीक है जी। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ d इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमें पता है कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है जब उसके कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई किया जाए। एंड f इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल मोशन, और f जो है वो वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रूम टेम्परेचर पे, यानी कि थर्मल मोशन यानी कि जो टेम्परेचर के लिहाज से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा। p इज इक्वल टू f, p इज ग्रेटर देन f, p इज लेस देन f, नन ऑफ द अबव। अब देखिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो डिस्कस किया था, लेकिन एप्टीट्यूड में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि सारे चैप्टर्स मिक्स हैं। 1 मिनट बाद मैं फिर स्क्रीन चेंज करूंगा। ओके जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेटालिक वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है अ मेटालिक वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm at 0 degrees centigrade and 20 ohm at 50 degrees centigrade.
यानी कि एक मेटालिक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, किस पे 0 डिग्री पे, और 20 ओम है किस पे 50 डिग्री पे। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, फॉर द मेटल इज। अब आपके जहन में अल्फा का फॉर्मूला होना चाहिए, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है जी, मैंने फॉर्मूला बता दिया, थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 into 10 raised to the power 7 electrons pass through a conductor in 1 microsecond, what is the current flowing through the conductor? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19। ये इनटू है, ये स्टार नहीं है, ये इनटू है। एक मिनट, अच्छा जी, हम आंसर भूल गए थे, खैर चलें, एक मिनट बाद इसको भी चेंज कर दूंगा मैं, और फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे देखें, जो ऑप्शंस दिए हुए, अगर स्टूडेंट ये जहन में रखेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर से भी बढ़ेगी, और यानी कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करती है, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, तो वो टिक कर देगा ऑल ऑफ द अबव पे। हो सकता है आप में से भी कुछ ने किया हो, बहरहाल, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस नहीं पूछी, हमने पूछा है स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक वायर। यानी कि मेटालिक वायर में जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है जी, सही है, तो इसका आंसर है टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज, यानी कि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, यस होती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, यस ये भी होती है। सी पार्ट में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट इन द वायर, नहीं, अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये ऑप्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, ए और बी दोनों सही है, तो मेरा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। हाँ, पहले में मुझे पता है कि 50-50 है, लेकिन दूसरा सबने सही किया होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, सही है। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 5 माइक्रोकूलम।
how the value of this charge can be expressed in terms of base units। यानी कि बेस यूनिट्स आपको पता है कि थोड़ी, अगर आपने मैट्रिक की फिजिक्स और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ी है, और वो दोनों तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पास भी किए, सेकेंड ईयर तो चले खैर जो भी है, लेकिन चले, तो इसका मतलब है कि आप अगर उसमें देखें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन सी आती हैं? किलोग्राम, यस। मीटर, यस। केल्विन, यस। अच्छा, सेकंड, यस। एम्पेयर, यस। मोल, यस। कैंडेला। तो अब उनकी टर्म्स में होना चाहिए। अब देखें, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6। अब हमने कहा कि ये दोनों तो कट गए, क्योंकि ये तो 10⁻+6 है, इसलिए इसको तो छोड़ दें। अब इन दोनों में देखें कि एम्पेयर बेस यूनिट है या कूलम बेस यूनिट है? ऑब्वियसली एम्पेयर बेस यूनिट है, ठीक। और वैसे भी अगर हम फॉर्मूला जहन में हो, I इज टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज टू आई इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम, ये देता है चार्ज। तो एम्पेयर सेकेंड जो है वो चार्ज देगा, कूलम सेकेंड जो है वो चार्ज नहीं देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है, 5 × 10⁻⁻⁶ एम्पेयर सेकेंड। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ d is the drift velocity of electron and f is the velocity of free electrons at room temperature due to thermal motion, which of the following is correct? कौन सा करेक्ट है, कौन सी वैल्यू सही है? हमने कहा d वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है और कंडक्टर में वो टकराते हुए मूव करता है, जबकि रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो उसमें कोलिजन नहीं होता, मतलब कम होता है। सही है, ऐसे ही है ना, उसमें कोलिजन कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहा होता है, रैंडमली मूव कर रहा है, और इसमें उसको एक जगह पहुंचना है और उसके रास्ते में रुकावटें भी आ रही है, तो डी ज्यादा होनी चाहिए या एफ ज्यादा होनी चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होनी चाहिए, किससे? एफ से। तो मेरा ऑप्शन तो ये है, डी इज लेस देन एफ। आगे देखते हैं सही है गलत है। ठीक, मैं पास हुआ या फेल हुआ? ठीक, मैं एक क्वेश्चन से तो खैर फेल नहीं होगा, लेकिन चलें देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, a metallic wire has a resistance of 10 ohm at 0 degree centigrade and 20 ohm at 50 degree centigrade। यानी कि हमने कहा, मैंने नहीं कहा, मतलब सवाल में लिखा हुआ है कि मेटालिक वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम है इस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 20 ओम है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है। हाँ जी, अब हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो आर टी क्या है, 20, सही है। आर नॉट क्या है, 10, तो ऊपर आ गया 20 माइनस 10, क्या आ गया 10, नीचे 10, आर नॉट की जगह 10, तो 10 10 तो कैंसिल। तो डेल्टा टी क्या है, 50 माइनस 0, यानी कि 1/50 1/50 बन रहा है। और 1/50 कितना होगा, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको। 1/50 कितना होगा, देखें 1/5 होता है क्या, तो 1/50 क्या होगा, चलिए ये बताएं, ये होगा क्या, 0.02। ठीक है जी, 1/5 होता है 0.2, तो 1/50 क्या हो जाएगा, 0.02। 1/500 क्या हो गया, 0.002। इसका इस तरीके से प्रैक्टिस किया करें। खैर वो इसकी तो एक अलग से क्लास होती है, बहरहाल। तो अब हमने कहा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.02 केल्विन इनवर्स। ठीक है जी। अब 6 क्वेश्चन है, if 2 × 10⁻⁷ electrons pass through a conductor in 1 microsecond, what is the current flowing through the conductor? यानी कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 1 माइक्रो सेकेंड में, तो करंट क्या होगा?
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले तो देखें, अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा 2E, तीन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा 3E, n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा Ne। ठीक, तो यहाँ पे देखें ये n है, ये E है, ठीक, ये n है और ये E है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सबसे पहले तो आप Q मालूम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आज मैं जबानी बताऊंगा, आज मैं सॉल्व करके नहीं, आज आपको जबानी बताऊंगा। 16 टू जा क्या हो जाएगा 32, इसका मतलब है ये दोनों तो मतलब 32 हो गया। चले 32, अब 3.2 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट इधर आ रहा है 3.2। 7 19 में से 7 माइनस करें क्या आ जाएगा, 19 में से 7 माइनस करेंगे, इतना मैथ्स तो आता होगा, -12। ठीक, ऐसे ही है भाई, डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया Q। करंट होता है Q अपॉन T, T है 1 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6। तो ऊपर हमारे पास मौजूद है 3.2 इंटू 10⁻⁻12। नीचे 1 इंटू 10⁻⁻6, -6 ऊपर जाके क्या हो गया +6 हो गया। तो 12 में से 6 माइनस हुआ, क्या आया 12 में से 6 गया तो 6 ही आएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻6। अभी मैंने भी आंसर नहीं देखे, मैं भी आंसर आपके साथ ही देख लूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमने क्वेश्चंस किए। अब देखते हैं मेरे जवाब सही हुए या किस किस के जवाब सही हुए, वो बताएगा भाई बाद में। देखें जी, पहले का टेम्परेचर बिल्कुल सही, दूसरे का ए एंड बी ये भी मेरा सही है, तीसरे का 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर सेकेंड ये भी मेरा सही है, चौथे का डी इज लेस देन एफ ये भी मेरा सही है, पांचवे का यानी कि 100% नंबर मेरे तो हो गए। आप लोगों का नहीं पता, ईमानदारी से बताइएगा, सही है। अभी आप लोग सब सोच रहे होंगे, कुछ लोग हंस रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ईमानदारी से बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर आप ईमानदारी नहीं करेंगे तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है ना इंतहाई, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ईमानदारी पे चले और इंशाल्लाह वहां तक आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मैं इतने क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो मैं शेयर करता रहूँगा, जो जिससे जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह फिजिक्स में कम अज़ कम। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर अब इस चैप्टर में ईएमएफ रह गया है और रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल रह गया है, पावर डिसिपेशन रह गया है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रह गई है। तो ये आगे के जो टॉपिक्स हैं ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। आज के टॉपिक ज़्यादातर थ्योरेटिकल थे, लेकिन बहरहाल इसमें न्यूमेरिकल्स भी थे। तो जो हमने किए, जो जो हम कर सकते थे, जिस तरह के हम कर सकते थे वो हमने किए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।